हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 7th की बुक का ये लास्ट चैप्टर है। उसके बाद क्लास 8th की बुक को शुरू करेंगे। तो पाठ 13 है अपशिष्ट जल की कहानी। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। लिखा है, हम सभी अपने घरों में जल का उपयोग करते हैं और उसे गंदा या दूषित करते हैं। दूषित, क्या आपको आश्चर्य हुआ? झाग से भरपूर तेल मिश्रित काले भूरे रंग का जल जो सिंक, शौचालय, लॉन्ड्री आदि से नालियों में जाता है वह अपशिष्ट जल कहलाता है। इस प्रकार के कार्यों में प्रयुक्त जल को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमें ऐसे जल से दूषित पदार्थों को हटाकर उसे स्वच्छ बना लेना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अपशिष्ट जल कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? जल हमारी जीवन रेखा। लिखा है, स्वच्छ जल मानवों की मूलभूत आवश्यकता है। आइए हम स्वच्छ जल के विभिन्न उपयोगों पर विचार करते हैं। लिखा है, दुर्भाग्य से उपयोग के लिए उपयुक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित रहता है और मृत्यु का ग्रास हो जाता है। संभवतः आपको पता होगा कि कई क्षेत्रों में लोगों यहाँ तक कि बच्चों को स्वच्छ जल लाने के लिए कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। क्या यह मानव की गरिमा के लिए गंभीर समस्या नहीं है? आपको जनसंख्या वृद्धि, प्रदूषण, औद्योगिक विकास, कुप्रबंधन और अन्य कारकों के कारण अनलवण जल की आपूर्ति में बढ़ती कमी के बारे में पता होगा। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना है जिन्हें सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। ऐसा देखने में आता है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काफी प्रयास किए गए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। आगे लिखा है, जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उनके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम सामान्य रूप से वाहित मल उपचार कहलाता है। यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। अब वाहित मल क्या है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, वाहित मल घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित होता है जो तेज वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहित मल द्रव रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव होते हैं। अब लिखा है, जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा। लिखा है, घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के एक जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए यदि हम भूमि के अंदर देख सकते तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा जिसे सीवर कहते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह है जो वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निपटान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मेन होल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर
दो अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होता है। तो घरों में स्वच्छ जल की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछी होती है और एक लाइन होती है जो उपयोग किए गए जल को उनके निपटान के स्थान तक अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र। तो जल उपचार संयंत्र के बारे में लिखा है अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को संदूषित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को पृथक करने में सहायता करते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से बने सलाखा छन्ने से गुजारा जाता है। इससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदि बड़े साइज के संदूक सब अलग हो जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं चित्र में सलाखा छन्ने। आगे लिखा है अब वाहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है जिससे उसमें उपस्थित बालू, गिरिट और कंकड़ पत्थर उसकी पैंदी में बैठ जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इस चित्र में गिरिट और बालू अलग करने की टंकी। आगे लिखा है फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पैंदा मध्य भाग की ओर ढलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिससे मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक होता है। अपशिष्ट जल में तैरने वाले तेल और ग्रीज जैसी अशुद्धियों को हटाने के लिए अपमथित्र का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मलीकृत जल कहलाता है। तो इस प्रकार जल साफ किया जाता है। आगे लिखा है आपंक को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है जहाँ यह अवायवीय जीवाणुओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है जिससे उसमें वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। ये जीवाणु निर्मलीकृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खाद्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य वांछित पदार्थों का उपभोग कर लेते हैं। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीव टंकी की पैंदी में संक्रियित आपंक के रूप में बैठ जाते हैं। अब शीर्ष भाग में जल को निकाल दिया जाता है। संक्रियित आपंक लगभग 97% जल है। जल को बालू बिछाकर बनाए शुष्कन तलों अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। शुष्क आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। उपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमि में विसर्जित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच्छ कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरण तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अथवा ओजोन जैसे रसायनों से रोगाणु रहित कर लेना आवश्यक होता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। लिखा है यह सुझाव दिया जाता है कि हमें वाहित मल संयंत्रों के चारों ओर यूकेलिप्टस के वृक्ष लगाने चाहिए। ये वृक्ष समस्त अतिरिक्त अपशिष्ट जल को अवशोषित कर लेते हैं और वायुमंडल में शुद्ध जल वाष्प को निर्मुक्त करते हैं। आगे लिखा है जागरूक नागरिक बने।
अपशिष्ट पदार्थों की उत्पत्ति मानव की प्राकृतिक एवं सामाजिक क्रियाकलापों का परिणाम है, परंतु हम अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा तथा उनकी विविधता को सीमित अवश्य कर सकते हैं। हम प्रायः कूड़े कचरे से उठने वाली दुर्गंध से परेशानी का अनुभव करते हैं। खुली नालियों का दृश्य घृणित करता है। वर्षा काल में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जब नालियां उमड़ने लगती हैं और उनका कचरा सड़कों पर फैल जाता है। हमें कीचड़ से भरी सड़कों से अपना मार्ग ढूंढना पड़ता है। ये परिस्थितियां अत्यंत अस्वास्थ्यकर एवं रोगकारक हो सकती हैं। सड़कों पर बिखरे कचरे या अपशिष्ट पदार्थों पर रोगवाहक मच्छर, मक्खियां तथा अन्य कीट पनपने लगते हैं। एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत को इन विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करें तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करें। यदि किसी घर से निकलने वाला वाहित मल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा हो, तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत को इन विषम परिस्थितियों के बारे में आगाह करना चाहिए तथा उनसे यथोचित कदम उठाने के लिए आग्रह करना चाहिए। अच्छी गृह व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया। लिखा है, अपशिष्ट पदार्थों और प्रदूषकों को उनके स्रोत पर ही कम करने अथवा हटा देने की एक विधि इस बात के प्रति सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रहे हैं। खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना चाहिए। ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें अवरुद्ध कर सकती है। खुली नाली में वसा मृदा के रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभावता कम हो जाती है। तेल और वसाओं को कूड़ेदान में ही फेंकें। पेंट, विलायक, कीटनाशक, मोटर तेल, औषधियाँ आदि रसायन उन सूक्ष्म जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धिकरण में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नाली में मत बहाएं। प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्य पदार्थ, मृदु खिलौनों, रुई, सैनिटरी टॉवल आदि को भी कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं। ऐसे अपशिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते, जिससे निम्नीकरण का प्रक्रम बाधित होता है। स्वच्छता और रोग। लिखा है, स्वच्छता की कमी और संदूषित पेयजल अनेक रोगों का कारण बनते हैं। आइए हम अपने देश की स्थिति पर चर्चा करते हैं। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग आज भी मल व्यवन व्यवस्था की सुविधाओं से वंचित है। ऐसे व्यक्ति मल विसर्जन के लिए कहाँ जाते हैं? हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदी के किनारों, रेल की पटरियों, खेतों और अनेक बार सीधे जल स्रोतों में ही मल त्याग करते हैं। अनुपचारित मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। इससे जल और मृदा का प्रदूषण हो सकता है। आप जानते हैं कि सतह पर उपलब्ध जल और वार्म जल दोनों मानव मल से प्रदूषित हो जाते हैं। वार्म जल कुओं, ट्यूबवेल, झरनों और अनेक नदियों के लिए जल का स्रोत है। अतः अनुपचारित मानव मल जल जनित रोगों का सबसे सुगम पथ बन जाता है। इनमें हैजा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग सम्मिलित हैं। आगे लिखा है, वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था। लिखा है, स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त हैं जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है।
जैसे अस्पताल, अलग थलग बने भवन अथवा 4 से 5 घरों के समूह। कुछ संगठन मानव अपशिष्ट के स्वच्छता पूर्वक निपटान की तकनीकी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन शौचालयों में अपमार्जन की आवश्यकता नहीं होती। शौचालय से मल बंद नालियों से होता हुआ बायोगैस संयंत्र में चला जाता है। उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। आगे लिखा है सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता। लिखा है हमारे देश में समय समय पर मेलों का आयोजन होता रहा है। बड़ी संख्या में लोग इनमें भाग लेते हैं। इसी प्रकार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, अस्पताल आदि बहुत भीड़ वाले सार्वजनिक स्थल होते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग यहाँ आते हैं। यहाँ विशाल मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ जनित होते हैं। इनका उचित निपटान आवश्यक होता है, अन्यथा महामारी फैल सकती है। सरकार ने स्वच्छता के कुछ निश्चित मानक निर्धारित किए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनको सख्ती से लागू नहीं किया जाता। तथापि हम सभी सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने में योगदान कर सकते हैं। हमें यहाँ वहाँ कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। यदि किसी स्थान पर कूड़ेदान ना हो तो हमें अपना कचरा घर ले आना चाहिए और कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। यहाँ लिखा है कृमि प्रसंस्करण शौचालय। लिखा है भारत में ऐसे शौचालय की रूपरेखा का परीक्षण किया गया है जिसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। यह तकनीक मानव मल के सुरक्षित प्रसंस्करण के लिए आदर्श सिद्ध हो सकती है, क्योंकि इसके उपयोग में जल की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। शौचालय का संचालन बहुत सरल और स्वच्छ है। मानव मल पूर्णतः कृमि केकों में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक हैं। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत के नाम से एक नई मुहिम शुरू की, जिसके अंतर्गत कई अभियान शुरू किए गए, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय सुनिश्चित करना तथा मल अपशिष्ट का उपयुक्त निपटान इत्यादि। तो आज के लेसन में अपशिष्ट जल की कहानी पढ़ी है। जल किस प्रकार दूषित हो रहा है, किस प्रकार अपशिष्ट जल को पुनः उपचार संयंत्रों द्वारा निर्मलीकृत किया जाता है। इन सब महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जाना है। तो आज का